गुड मॉर्निंग। मरुण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं आपको आज संसद के कार्य एवं तथा शक्तियाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बाद लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य, राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। तो अपन पहले लेते हैं संसद के कार्य तथा शक्तियाँ, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्स। संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख अगर लिखित रूपों में किया जा सकता है। पहली शक्ति है विधायी शक्तियाँ। संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना। अंडरलाइन करो, संसद का मुख्य कार्य क्या है बेटा? प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों की दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। संसद को संघीय सूची में और संवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि संवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, किंतु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। ये थी विधायी शक्ति। दूसरी है संविधान में संशोधन की शक्ति। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है और संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान के केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब है वित्तीय शक्तियां। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री प्रस्तावित बजट, राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जब तक संसद यानी लोकसभा में से स्वीकार न कर लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा। अब है प्रशासनिक शक्तियां। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद या व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। अब है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद के कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं। 54 के अनुसार तो राष्ट्रपति के और 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के। अब है विविध शक्तियां। उपयुक्त के अतिरिक्त संसद के कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को असमता व दुराचरण के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा में अनुमोदित
अनुमोदित होना चाहिए। देखो बेटा क्या होता है कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति को भी अपने पद से हटाया जा सकता है। किसी भी सदन में प्रस्ताव रखते हैं और वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पास होने के पर क्या होता है, अपने पद से अनुच्छेद 61 के अनुसार अपने पद से क्या हो, पदच्युत होना पड़ता है, अपने पद से हटना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया। क्या बोला जाता है? हाँ। और भारत के किसी न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी अपनी असमता और दुराचरण के कारण उसको हटाना पड़ता है। तो जो राष्ट्रपति की प्रक्रिया काम में ली गई हटाने के लिए, वही उसकी प्रक्रिया लेनी पड़ती है। और भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है, अपने पद से हटाना है, तो उसको सबसे पहले कहाँ पर प्रस्ताव लाना पड़ेगा? राज्यसभा में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो लोकसभा में भी प्रस्ताव पास हो जाता है, तो अपने पद से क्या होना पड़ता है? हटना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ख, राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लागू होता है। इसके बाद यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता है तो यह 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। देखो क्या होता है, कभी कभी किसी राज्य में सरकार नहीं चल रही है, विफल हो रहा है शासन तंत्र, तो वहाँ पर क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद क्या होता है, 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों को अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। और एक बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वो 6 माह तक लागू रहता है, और 6 माह के बाद भी लगाना पड़ता है, तो संसद की दोनों सदनों से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। ये थी क्या? भारतीय संसद की शक्ति। अब लोकसभा की शक्ति और अधिकार। लोकसभा की शक्तियां अथवा अधिकार और कार्य। पहली शक्ति है विधायी शक्ति। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि उनका प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। तो कानूनों का निर्माण किस किस सूची पर कर सकता है? एक तो संघीय सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है, और कुछ अवशिष्ट विषय होते हैं, और कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों, संविधान संशोधन विधेयकों संबंध में कहा गया कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, और दोनों सदनों की से पारित होने पर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं। अगर राष्ट्रपति साइन कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तो स्वतः ही वे क्या बन जाता है? कानून का निर्माण हो जाता है। दूसरी है वित्तीय शक्ति। लोकसभा भारतीय संविधान में द्वारा वित्तीय क्षेत्र में संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है, यानी बहुत कम है। अनुच्छेद 109, कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। मैंने पहले ही बता चुका हूँ। यानी कि धन विधेयक है तो कहाँ पर पेश किया जाएगा? केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उसे स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। चौथा है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति।
लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन या परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। चौथा, 5वां पॉइंट है अपने निर्वाचन मंडल के कार्य के रूप में कार्य। लोकसभा निर्वाचन मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं। तो ये था अपने लोकसभा की शक्तियाँ, कार्य एवं शक्तियाँ। अब राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ। शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। विधायी शक्ति, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन विधेयक प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों से में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। अब तीसरी है वित्तीय शक्ति। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है। यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। निर्बल यानी कमजोर। संविधान के अनुसार धन विधेयक केवल पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। यानी कि अनुच्छेद 109 के अनुसार क्या होता है? धन विधेयक पहले क्या होता है? लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। लोकसभा से स्वीकृत होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा और राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है उन प्रस्तावों को माने या न माने। अब कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु उसे इन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। अब विविध शक्तियां। राज्यसभा को विविध शक्तियां मिल चुकी है। उपयुक्त के अतिरिक्त राज्यसभा की कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है, जिनका प्रयोग यह लोकसभा के साथ मिलकर करती है। ये शक्तियां और कार्य इस प्रकार हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार 66 राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों को महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदनों इस प्रकार का प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। चौथा पॉइंट है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा में पास जाता है। पांचवा है 1 माह से अधिक अवधि यदि आपातकाल लागू रखना है हो तो इस प्रकार का प्रस्ताव अनुमोदन लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा पृथक अपने विशेष बहुमत से विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। अब देखो, लोकसभा के अलावा राज्यसभा को एक विशेष अधिकार प्राप्त है। अब क्या है? राज्यसभा को 2 ऐसे अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और जिनका प्रयोग केवल राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार
के शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है। राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधित्व होने के नाते अगल प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। अब देखो, दो शक्तियां अलग अलग प्राप्त होती हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं। नंबर 1, अनुच्छेद 249 अंडरलाइन करो। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान के भाग लेने वाले सदस्यों को के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। इसके द्वारा उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। ये अनुच्छेद 249 के अनुसार है। किसके अनुसार? 249 के अनुसार जो राज्यसभा के उपस्थित सदस्य होते हैं या उनसे मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों को एक विशेष जो राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाता है तो राष्ट्रीय महत्व का कानून बन सकता है संसद के द्वारा। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर एक नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। यानी कि भारत में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, IPS भारतीय पुलिस सेवा और IFS भारतीय विदेश सेवा, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं मानी गई है। इसके अलावा भी अनुच्छेद 312 में एक नई सेवाएं भी शुरू कर सकता है। यह केवल और केवल अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। तो याद रखना है, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं वो नई सेवाएं केंद्र सरकार को दे सकती है। कौन देने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास, राज्यसभा के पास है। तो इस प्रकार अपन भारतीय संसद की शक्तियां व कार्यों के बारे में पढ़ा, उसके बाद लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां पढ़ा और उसके बाद अपन क्या पढ़ा? राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ा। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी का धन्यवाद।